अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। जो रूबीन की बुक है उसमें चैप्टर 4 है, उसका लास्ट टॉपिक है शॉक। तो शॉक है क्या? ठीक है, शॉक है क्या? ये कार्डियोवास्कुलर शॉक है, क्योंकि इसमें जो हार्ट है एंड प्लस ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हार्ट में या फिर ब्लड वेसल्स में कोई ख़राबी हो जाए या ब्लॉकेज हो तो उसकी निस्बत क्या होती है? शॉक। अब पहले शॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा हार्ट है एंड ये जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो हर मिनट में, ठीक है, कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर। ठीक है, हमारा हार्ट जो कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर। 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, हार्ट हार्ट का जो आउटपुट है वो 5 लीटर पर मिनट है। अब क्या होता है, जो ब्लड की वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड की वॉल्यूम है वो कितनी है? जाहिर सी बात है, जब हार्ट आउटपुट कितना है? 5 लीटर पर मिनट है ना, तो ब्लड की वॉल्यूम भी कितनी होगी? 5 लीटर। ठीक है, ये क्या है? ब्लड की वॉल्यूम। ब्लड की वॉल्यूम कितनी है? 5 लीटर। और ब्लड की जो कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी वो कितनी है? वो भी है 5 लीटर। ठीक है, हमारा आउटपुट कितना है? वो है 5 लीटर। ब्लड की वॉल्यूम भी है 5 लीटर एंड ब्लड की जो कैपेसिटी है वो भी है 5 लीटर। अब होता क्या है, अगर ब्लड की कैपेसिटी और वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आ जाए ना, ये 5 लीटर सेम है, अगर डिफरेंस आ जाए, ये 10 हो जाए, ये 3 हो जाए, इस तरह, तो फिर क्या होता है? शॉक। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी ब्लड की जो कैपेसिटी है एंड वॉल्यूम है, इन दोनों को सेम होना है। ठीक है, अगर डिफरेंस आ गई तो नहीं चल सकता। ठीक है, शॉक होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ये शॉक है क्या। ठीक है, कार्डियो शॉक ये है कि कार्डियोवास्कुलर शॉक मींस हार्ट में या फिर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो या फेलियर हो तो शॉक होती है। अब टाइप्स ऑफ शॉक पढ़ेंगे। शॉक के कितने टाइप्स हैं हमारे पास? 3 हैं। एक है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे डिटेल में, इनके कॉजेज़ क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है टाइप वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है जी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है क्या? हमें पता है कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें ब्लड की वॉल्यूम कितनी हमारी होनी चाहिए? 5 लीटर है ना। ब्लड की वॉल्यूम कितनी है? 5 लीटर। अब होता क्या है, हम नॉर्मली तो हमारी ब्लड की वॉल्यूम जो है नॉर्मली 5 लीटर है। अब किसी वजह से जो ब्लड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, डिक्रीज़ होती है सपोज़ 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर। अब ये तो जाहिर सी बात है, इतने में कम नहीं हो सकता, हमें 5 लीटर चाहिए, तो उसको फिर क्या कहते हैं? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ये है कि ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम होती है। ठीक है, ब्लड की वॉल्यूम कम होती है, 3 लीटर जो कि कम है, तो इसकी वजह से क्या होती है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट कॉज ये है कि ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग क्या है? इसको हम हेमरेज भी कहते हैं। ठीक है, हेमरेज कहते हैं। अब हेमरेज 2 टाइप के हैं, एक है एक्सटर्नल हेमरेज, दूसरा है इंटरनल हेमरेज। ठीक है, एक्सटर्नल हेमरेज ये है कि किसी के एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, वो एक्सटर्नली आप देखते हैं कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या आतफ़ाई या कोई वजह हो, तो उसमें क्या होती है? एक्सटर्नल हेमरेज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल हेमरेज। दूसरा ये है कि वोमिटिंग जो होती है, कुछ लोग वोमिट करते हैं, उनके मुंह से जो है ब्लड आती है। ठीक है, तो वो क्या है? जीआईटी में कोई ख़राबी हो जाए, जो एब्डोमिनल रीजन है उनमें कोई मतलब कोई ख़राबी हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जब जो शख्स वोमिट करती है तो उसके मुंह से जो है ब्लड आती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल हेमरेज। अब इंटरनल हेमरेज वो क्या है? इंटरनल हेमरेज ये है कि हमारे पास हीमोपेरिटोनियम, ठीक है, हीमोपेरिटोनियम ये है कि एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, जहाँ पर एब्डोमिनल है ना, वहाँ पर जहाँ पर ऑर्गन्स मौजूद है एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इनमें अगर कोई किसी वजह से जो है ब्लीडिंग हो, और वो ब्लीडिंग जो है ना वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में एक्यूमुलेट हो, ठीक है, जमा हो वहाँ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल हेमरेज। दूसरा हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है, जो जाइगोट है ना वो क्या करता है? वो फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर होता है, फिर वहाँ पर उसकी जो है ग्रोथ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये दोनों मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं इंटरनल हेमरेज के। थर्ड हमारे पास है लॉस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, ये मतलब हेमरेज हो तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, ब्लड की लॉस होती है ना, ब्लड की लॉस होती है, तो फिर क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ,
यहाँ पर ये देखें, ये जो ब्लड वेसल हैं यहाँ पर ख़राबी हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए, तो ब्लड की लॉस होगी ना, जाहिर सी बात है ब्लड की जब लॉस होगी तो जो ब्लड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगी ना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कमी की वजह से क्या होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब जाहिर सी बात है, हम देखें हमारे ब्लड में सेल्स भी हैं एंड प्लाज्मा भी हैं, और अगर प्लाज्मा में देखें तो 92% वाटर है, ठीक है, 92% वाटर है, 7% प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड 1% उसमें क्या है, उसमें हार्मोन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, शुगर, सॉल्ट वगैरह हैं। अब जाहिर सी बात है, जब प्लाज्मा की कमी होगी तो प्लाज्मा की कमी की वजह से क्या होगी, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब रीज़न क्या है कि प्लाज्मा की कमी होती है, बर्न, ठीक है, कोई शख्स अगर जल जाए ना, किसी का बॉडी का पार्ट जो भी पार्ट हो वो जल जाए, तो क्या होता है उसमें अगर कोई गैस जो है वो पड़ जाए या कोई और रीज़न जिसमें जो आग लग जाए, वो शख्स जल जाए, ठीक है, उसकी बॉडी जल जाए या फिर बॉडी का कोई पार्ट जल जाए, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब जल जाएगा तो प्लाज्मा के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो प्लाज्मा पानी की वो जो है लॉस होगी, सो उसको कहते हैं लॉस ऑफ प्लाज्मा, और इसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस। ये क्या है, ये एक स्किन डिसीज़ है, स्किन के ऊपर आप देखते हैं कि स्किन के ऊपर रैशेस हैं, ठीक है, तो रैशेस में उसमें क्या होता है, जिन शख्स को ये बीमारी है तो उसके बॉडी के अंदर भी क्या होता है, उसके ब्लड के अंदर भी लॉस ऑफ प्लाज्मा, और फिर उन शख्स को जिनको ये बीमारी है ना, उन्हें ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो। अब तीसरा पार्ट हमारे पास ये है कि लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक होती है। अब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट किस तरह कम हो सकती है बॉडी में, रीजंस क्या हैं, एक्सटर्नल लॉस, ठीक है, एक्सटर्नल लॉस ये है कुछ लोगों को किसी वजह से बैक्टीरिया वायरस की वजह से डायरिया होती है ना, डायरिया में क्या है कि उनकी जो है फ्लूइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएंगी, वोमिटिंग होती है उसमें भी फ्लूइड वेस्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग भी सही नहीं है, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग में ये है कि फ्लूइड जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। सपोज कोई शख्स है वो रेगिस्तान में गुम हो जाए, ठीक है, डेजर्ट में गुम हो जाए और वहाँ पर वो कुछ दिन रहें, और वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और उसके पास पानी भी ना हो, तो जाहिर सी बात हो उसकी स्वेटिंग ज़्यादा होगी ना, पसीना, फिर क्या होता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल लॉस, ठीक है, ज़्यादा पानी की कमी की वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस हैं। अब इंटरनल लॉस क्या है, इंटरनल लॉस ये है कि बावल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ब्लॉकेज हो जाए, जो फ्लूइड हैं वो आगे मूव नहीं हो सकती, फॉरवर्ड नहीं हो सकती, तो उसको इसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है जी। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया हाइपोवोलेमिक शॉक, और इसके कॉजेज भी पढ़े कि हेमरेज हो सकती है, लॉस ऑफ प्लाज्मा एंड लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब हम पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। तो नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक किस वजह से होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मीन्स कि यहाँ पर हम देखें तो ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, मैंने ये हार्ट बनाया और ये हमारा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड वेसल्स, तो इस ड्राइग्राम को इग्नोर करें, तो ये है कि ये जो हमारा हार्ट है ना, यहाँ पर इन्फेक्शन हो, यहाँ पर ब्लड की प्रॉपर सप्लाई ना हो, ठीक है, जब जाहिर सी बात है हार्ट में जब प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो क्या हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर पाएगा, नहीं ना, तो ब्लड की जो पंप है ना, पंप में फेलियर होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। ये जो हार्ट के जो पंपिंग है, पंपिंग में कोई मसला हो तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉपरली ब्लड ही सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हार्ट ही ब्लड सप्लाई करता है ना पंपिंग के थ्रू, तो पंपिंग में कोई मसला हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो तो कार्डियोजेनिक शॉक होती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, फर्स्ट हमारे पास है एरिथमिया, ठीक है, एरिथमिया है क्या, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, जो हमारे दिल के धड़कन है उसमें कोई ख़राबी आ जाए, ठीक है, जो जो रिदम है उस रिदम से हार्ट बीट ना कर सकें, कभी ज़्यादा कभी कम, तो एरिथमिया के दो टाइप्स हैं, एक है ट्रैकीकार्डिया, दूसरा है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया में क्या है, जो हार्ट बीट है वो बहुत स्पीडली से, जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है, यूजुअली अगर हम देखें तो बच्चों की जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हम बड़ों की इतनी नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो एडल्ट है उनकी भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया।
अब दूसरा है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया उसकी उलट है, ऑपोजिट है। इसमें क्या है, हार्ट बीट जो है वो बहुत स्लो होगी, ठीक है, दिल की धड़कन बहुत स्लो होगी। तो इन दोनों रीज़न से ये दोनों टाइप्स है इसके एरिथमिया के। एरिथमिया की वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होती है। दूसरा ये है कि हमारे जो हार्ट है ना, हार्ट के मसल्स जो है ना, मायोकार्डियल मसल्स जो है ना, वो डैमेज हो जाएं, ठीक है। हमारे जो हार्ट मसल्स है वो डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक की वजह से होती है अक्सर, ठीक है। जब किसी शख्स को हार्ट अटैक हो जाए तो उसके हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज होती हैं, फिर उस वजह से क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है लास्ट पार्ट टाइप है, ठीक है, शॉक का लास्ट टाइप है। लेकिन यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मज़ीद हमारे कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के 4 टाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनके कॉजेज़ भी पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है न्यूरोजेनिक शॉक, दूसरा है सेप्टिक शॉक, तीसरा है एनाफ्लैक्टिक शॉक एंड लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरोजेनिक शॉक है क्या? अच्छा जी, न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें हम ये रीज़न्स क्या है कि न्यूरोजेनिक शॉक होती है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न ये है कि फेलियर ऑफ वेसोमोटर सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पर डायग्राम में हम देखें तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये क्या है, वेसोमोटर सेंटर है, ठीक है। वीएमसी भी हम कहते हैं। तो इसमें अगर फेलियर हो, ठीक है, इसमें कोई ख़राबी हो तो क्या होता है कि न्यूरोजेनिक शॉक होती है। ये जो वेसोमोटर सेंटर है इसका काम क्या है, ये कार्डियक परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। हार्ट में जो फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, तो यही वेसोमोटर सेंटर्स को कंट्रोल करता है। दूसरा ये है कि ये रेगुलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड फ्लो, ठीक है। जो पेरिफेरल ब्लड फ्लो है यहाँ पर इस एरिया में जो टिश्यू है, जीआईटी है किडनी, वहाँ पर जो ब्लड की फ़्लो है उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि कितना ब्लड जाना है, कितना ब्लड वापस आना है, ठीक है। तो ये वेसोमोटर सेंटर का काम है। कार्डियक मायोकार्डियल फंक्शन परफॉर्मेंस करता है। दूसरा ये है रेगुलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड फ्लो, ठीक है जी। अब इसमें अगर कोई ख़राबी हो जाए, किसी वजह से ये ख़राब हो जाए, ये फंक्शन अपना परफॉर्म ना कर सके, तो जाहिर सी बात है क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक इस अगर वेसोमोटर सेंटर में कोई ख़राबी हो जाए, फेल हो जाए वो ना, तो फिर क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक। दूसरा ये है कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई ख़राबी हो जाए तो फिर न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक इस वजह से भी होती है। तीसरा जो है ये वाला हिस्सा, गैंग्लियन ब्लॉक हो जाएं, ठीक है, गैंग्लियन अगर ब्लॉक हो जाएं, या फिर फोर्थ ये है कि नर्व एंड, ठीक है, ये जो नर्व एंड है इनमें कोई ब्लॉक हो जाएं, कोई ब्लॉकर्स आकर इनको ब्लॉक करें, या ड्रग्स लेते हैं कुछ लोग जो है ना, वो ड्रग्स लेते हैं ना, दवाई लेते हैं, जिनकी वजह से ये जो है गैंग्लियन ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर जो नर्व एंडिन है ये ब्लॉक हो जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हो तो क्या मैसेज आगे फॉरवर्ड हो सकता है कि क्या काम करना है, क्या काम करना है, तो क्या फिर वो दूसरे सेल से अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूरोजेनिक शॉक। अच्छा जी, न्यूरोजेनिक शॉक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेप्टिक शॉक के। सेप्टिक शॉक है क्या, ये वाला सेप्टिक शॉक हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगी कि होता क्या है। सेप्टिक शॉक जो है वो किस वजह से होती है, एक ये तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेते हैं उन वजह से होता है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा कुछ लोगों को जो किडनी या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ होना, तो उसमें वो क्या होता है, वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ करने से ये है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो जाहिर सी बात है किडनी जो है रेसिपिएंट की बॉडी में, वो वहाँ पर रेसिपिएंट की बॉडी उससे अपना अपनी बॉडी का पार्ट नहीं समझ सकता ना, तो उसको क्या करते हैं, रिजेक्शन होती है ना, कि ये किसी और का किडनी है और इसके बॉडी में डाल दे, तो जाहिर सी बात उसकी बॉडी जो है उस किडनी को रिजेक्ट करेगी। लेकिन जब आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं तो वो क्या होता है, जिसका इम्यून सिस्टम है, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, वो समझ लें सो जाता है, ठीक है, वो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है और फिर किडनी को रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि डेली हमारे बॉडी के अंदर जो है बैक्टीरिया वायरस आते जाते हैं ना, तो हमारी इम्यून उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करती है और हमें प्रोटेक्शन देती है। तो होता क्या है, सप्रेसिव ड्रग लेने से ये है कि किडनी तो रिजेक्ट नहीं होगी, लेकिन ये है कि बाकी जो है बैक्टीरिया वगैरह वो बॉडी के अंदर ईज़िली आ जाते हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ डिफेंस सिस्टम जो है वो फाइट नहीं कर पाएंगे।
तो जाहिर सी बात है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो भी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, तो वो अपना प्रोसेस करेंगे और बॉडी को नुकसान देंगे। अब होता क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस तरह बॉडी को नुकसान देगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ ना, ये इस तरह है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसका जो, ठीक है, इसका ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके सराउंड में होता क्या है, ये देखिए इसका सराउंड है, दीज आर पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन थिन है, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत थिक है। अच्छा जी, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर के बाद एक इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड या फिर एंडोटॉक्सिन। होता क्या है, ये अगर किसी शख्स के बॉडी के अंदर चला गया, वहाँ पर जब इसकी डेथ होती है, ठीक है, डेथ होने के बाद ये जो एंडोटॉक्सिन है वो रिलीज़ होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये एंडोटॉक्सिन के स्ट्रक्चर बताऊं कि ये होता किस तरह, ठीक है। ये हमें पता है कि ये एंडोटॉक्सिन है जिसको हम लाइपोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। ये इस तरह है, ठीक है, इसके ऊपर जो इस तरह लिपिड ए, ठीक है, लिपिड ए है, ठीक है, ये लिपिड ए, और लिपिड ए के ऊपर क्या है, कोर, और इसके ऊपर फिर क्या है, ओलिगोसेकेराइड। इसकी स्ट्रक्चर ये जो है एंडोटॉक्सिन या फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिपिड ए है, लिपिड ए के बाद कोर है, फिर ओलिगोसेकेराइड। अब होता क्या है, पेशेंट की बॉडी के अंदर जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डेथ होती है, डेथ होने के बाद ये एंडोटॉक्सिन या फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड ये रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने के बाद, अच्छा जी, ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है ये यहाँ पर रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ना लाइपोपॉलीसेकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया, ये समझो ये इसी तरह, मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूँगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर है जो यहाँ से फ्री हुआ ना, बैक्टीरिया की डेथ होने के बाद यहाँ से फ्री हुआ, आकर यहाँ पर लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन के ऊपर बाइंड किया, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर बाइंड करने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, ये दो जगहों पर जाएगा। एक तो जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल है यहाँ पर जो या फिर मैक्रोफेज है ना, ठीक है, मैक्रोफेज है, इन दोनों के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर एंडोथेलियल सेल या फिर मैक्रोफेज, इन दोनों के ऊपर इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये एंडोथेलियल सेल है, और दूसरा ये क्या है, मैक्रोफेज, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, इन दोनों को यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अब होता क्या है, इनके ऊपर जो है रिसेप्टर्स मौजूद हैं, दोनों के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हमें पता है ना, ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा, लाइपोपॉलीसेकेराइड ये मूव करते हुए इन दोनों के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। मैं इसको अब यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, तो ये मूव करते हुए इन दोनों के ऊपर आकर बाइंड करेगा, ठीक है, इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। ये देखें इस तरह इसके ऊपर बाइंड किया, ठीक है, बाइंड किया। अब इन रिसेप्टर का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं CD14, ठीक है, इस रिसेप्टर का नाम है CD14। अब ये बहुत शरारती है, ठीक है, यहाँ पर आकर बाइंड करने के बाद लाइपोपॉलीसेकेराइड ने बाइंड किया। बाइंड करने के बाद इसके ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, ये इस तरह के टी मौजूद है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर। जैसे ही लाइपोपॉलीसेकेराइड ने CD4 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इस टी को हाथ मिलाया, ठीक है, स्टिमुलस दिया, ठीक है, इसको सिग्नल दिया कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। क्या कि इसने लाइपोपॉलीसेकेराइड जैसे इसने CD4 के ऊपर इसने आकर बाइंडिंग की, ठीक है, बाइंड करने के बाद इसने इस टी सेल को सिग्नल दिया, ठीक है, टी सिग्नल को सिग्नल दिया कि हेलो भाई मैं आ गया हूँ। अब जैसे इसको पता चल गया कि ये लो जी, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सेल के अंदर सिग्नल देता है, ठीक है, सेल के अंदर इसने सिग्नल देना शुरू किया, सेल के अंदर सिग्नल देना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है जीन एक्सप्रेस होंगे, मैसेंजर RNA बनेगी, तो इस तरह प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन क्या बनेगी, हमारे पास
साइटोकाइंस, ठीक है, साइटोकाइन बनना शुरू हो जाएंगे एंडोथेलियल सेल्स के अंदर एंड मैक्रोफेजेस के अंदर साइटोकाइंस बन जाएंगे। साइटोकाइंस के बहुत टाइप्स हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, 8, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या होता है जब इन दोनों ने, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स ने, मैक्रोफेज ने क्या किया, इनको जब जैसे ही लाइपोपोलिसैकेराइड ने बाइंड किया, तो बाइंड करने के बाद टोल लाइक रिसेप्टर को सिग्नल दिया, टोल लाइक स्टिमुलस किया, टोल लाइक रिसेप्टर ने अपने सेल के अंदर सिग्नल भेजा कि लो जी लाइपोपोलिसैकेराइड आ गया है। फिर ये क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइटोकाइंस बनाना शुरू किया, ठीक है, क्या करते हैं, साइटोकाइंस प्रोडक्शन हुई, ठीक है। अब जब यहाँ पर साइटोकाइंस बन गई ना, साइटोकाइंस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन, ठीक है, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन, क्योंकि इसने साइटोकाइंस बनाया। अच्छा जी, तो साइटोकाइंस प्रोड्यूस के दोनों ने, ठीक है, एंडोथेलियल सेल एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ने क्या किया, इसने ट्यूमर नेक्लेटेड फैक्टर प्रोड्यूस किया, ठीक है, ट्यूमर नेक्लेटेड फैक्टर। अब हुआ क्या, ये जाकर क्या करेंगे, ये जाकर बाकी मैक्रोफेज है उनको एक्टिवेट करेंगे कि भाई आ जाओ, हमें तुम लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। ट्यूमर नेक्लेटेड फैक्टर जाकर बाकी जो मैक्रोफेज है उनको एक्टिवेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जब मैक्रोफेज होंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी को ज़्यादातर मैक्रोफेज की ज़रूरत होगी ना, क्योंकि बैक्टीरिया आया है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैक्रोफेज के अंदर से क्या हुआ, ट्यूमर नेक्लेटेड फैक्टर ने मज़ीद मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया, मज़ीद मैक्रोफेज को। अब यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने इंटरल्यूकिन्स 1, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स 1। अब जो एंडोथेलियल सेल ने जैसे इंटरल्यूकिन्स 1 रिलीज़ किया, इंटरल्यूकिन सेल्स जाकर एंडोथेलियल सेल के ऊपर ही बाइंड किया, ठीक है, इसने जाकर एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर ही बाइंड किया, एंडोथेलियल सेल के ऊपर। तो एंडोथेलियल सेल ने क्या किया, रिलीज़ करने लगा मज़ीद साइटोकाइंस, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। फिर होता क्या है, ये कंडीशन ऐसे चलती जाएगी, ये प्रोड्यूस करते जाएंगे साइटोकाइंस। फिर एट द एंड क्या होता है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, ये क्या करेंगे, ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये देखें, इस सेल ने यहाँ पर सपोज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ना एंडोथेलियल सेल ने। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, ये वेजो डायलेशन करता है ना। अब यहाँ पर जब वेजो डायलेशन किया, इसने ब्लड वेसल्स को ऐसे इंक्रीज़ किया, ठीक है, ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ हुआ ना, ठीक है जी। ये एंडोथेलियल सेल ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, वेसो डायलेशन, जो कि ख़तरनाक है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, सेप्टिक शॉक इसी वजह से होती है। अब वेसो डायलेशन इसने किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो पेरिफेरल टिश्यू पर आने लग जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू में। अभी इस कंडीशन में सेप्टिक शॉक में जाहिर सी बात है पेरिफेरल टिश्यू में हमें ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए, हमें ब्लड चाहिए हार्ट एंड ब्रेन में, ठीक है, हार्ट और ब्रेन को ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब होता क्या है, वेसो डायलेशन, ये ब्लड जो है पेरिफेरल टिश्यू में आए, पेरिफेरल एरिया में आ गए। अब वापस जो वीनस रिटर्न है वो की ब्लड की जो है ना वो कम हो जाएगी, तो हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिलेगी, ठीक है, सेप्टिक शॉक होती है। दूसरा ये है कि इन्होंने सेल ने क्या कि मतलब ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते गए, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड, लास्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर क्या हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो हैं वो रिलीज़ हो गए। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, जहाँ पर ब्लड है ना, ब्लड की क्या करेंगे, क्लॉटिंग होगी इस तरह, फिर उसके बाद थ्रम्बस बनेगी, इस तरह थ्रम्बस। अब जाहिर सी बात है हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये ब्लड की जो वेसल्स है उसको ब्लॉक करेगी, है ना। जब ब्लड की वेसल की ब्लॉकेज हो तो क्या ये फ़ायदा देगी हमें, नहीं ना, ब्लड की फ्लो स्टॉप होगी, तो क्या होता है फिर इस कंडीशन में, सेप्टिक शॉक। तो इस तरह अगर हम उस पेशेंट की बॉडी के ब्लड के अंदर देखें, ठीक है, जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर देखें, तो पहले लाइपोपोलिसैकेराइड आ गए, फिर उसके बाद ट्यूमर नेक्लेटेड फैक्टर, इसी तरह कंडीशन, ठीक है, इंक्रीज़ होती गई, ठीक है, कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है। फिर ट्यूमर नेक्लेटेड फैक्टर, फिर इंटरल्यूकिन्स 1, देन इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 8, फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये दोनों जो है इनकी वजह से जो है वेसल्स की ब्लॉक हो सकती है, हार्ट की भी फेलियर। तो इस तरह ये दोनों कंडीशन ख़तरनाक है, इन दोनों को प्रोड्यूस नहीं होना था। अब आपने देखा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कितना ख़तरनाक है, ठीक है, इसने क्या किया, सेप्टिक शॉक इसी की वजह से हो रही है, ठीक है, सेप्टिक शॉक इसी की वजह से होती है। अच्छा जी, सेप्टिक शॉक हमने पढ़ लिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस तरह बॉडी के अंदर किस तरह
लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस होती है और किस तरह पर साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे और ख़तरनाक हो सकती है, सेप्टिक शॉक हो जाती है। सेप्टिक शॉक अगर हम देखें तो अमेरिका में हर साल 200,000 लोग जो है ना उनकी डेथ हो रही है सेप्टिक शॉक की वजह से। अच्छा जी, और जिन शख्स को सेप्टिक शॉक होता है तो उसमें क्या है 15 लोगों को 15%, ठीक है, 15% लोगों को जो क्या है हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है, और एंड इसमें से 5% जो लोग हैं उनको अगर कहते हैं सेप्टिक जो शॉक होती है उनको फीवर नहीं होती, और इसमें ज़्यादा 18% जो लोग हैं ना उनको फ़ीवर होती है, ठीक है। तो उनके अगर आप हाथों को टच करें ना तो वो बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, हाथ उनके बहुत गर्म होते हैं। और इसके अलावा क्या है हाँ, इन लोगों की पल्स अगर हम चेक करें तो इनकी पल्स बहुत रैपिड होती है, ठीक है, बाउंडेड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पल्सेस होती हैं इनकी। अच्छा जी, तो हमने पढ़ लिया सेप्टिक शॉक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। सेप्टिक शॉक भी हुआ, न्यूरोजेनिक शॉक। अब हम पढ़ते हैं एनाफ्लेक्टिक शॉक, देन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। एनाफ्लेक्टिक शॉक क्या है? ये है कि किसी शख्स को एलर्जी हो जाए ना, होते हैं ना लोगों को आजकल एलर्जी बहुत आम है, हर फैमिली में देखे एक दो बंदे को एलर्जी है जेनेटिकली या फिर इस तरह, ठीक है। अब एनाफ्लेक्टिक शॉक क्या है? किसी शख्स को किसी चीज़ से एलर्जी होना होता है। कुछ लोगों को पोल्यूशन से होती है, कुछ लोगों को डस्ट से, कुछ लोगों को गर्मी की वजह से भी होती है, कुछ लोगों को सर्दी की वजह से एंड सिगरेट की वजह से। ये होता है ना लोगों में, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट रीज़न से होती है। अब एनाफ्लेक्टिक शॉक क्या है? एनाफ्लेक्टिक शॉक ये है कि किसी शख्स को एलर्जी हुआ है पहले ना, उस शख्स में क्या होता है कि उसके जो मास्ट सेल हैं, ठीक है जी, जिस शख्स को पहले से एलर्जी हुआ है तो ये जो है ना उस शख्स का मास्ट सेल है, ठीक है। ये क्या है? ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल की पहले एलर्जी होने की वजह से मास्ट सेल जो है वो आकर इसने ये IgE, ठीक है, ये IgE है। ये क्या है? IgE, ठीक है, IgE। तो पहले एलर्जी होने की वजह से ये IgE एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का एक टाइप है ये है। एंटीबॉडीज़ ने आकर मास्ट सेल के ऊपर सरफेस पर बाइंड कर लिया। अब उस शख्स को दोबारा डस्ट या किसी वजह से एलर्जी हुई, ठीक है, वो एलर्जी सब्सटेंस आकर, ठीक है, आकर यहाँ पर बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद अब होता क्या है, मास्ट सेल रिलीज़ करेगी हिस्टामीन्स, ठीक है, ये क्या है? हिस्टामीन, ठीक है। मास्ट सेल ने फ़ौरन से हिस्टामिन रिलीज़ किया। उस शख्स को एलर्जी हुई, एलर्जी होने के बाद ये जो सब्सटेंस था जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई वो आकर यहाँ पर IgE एंटीबॉडीज़ के ऊपर बाइंड किया। बाइंड करने के बाद मास्ट सेल ने फ़ौरन से हिस्टामिन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये हिस्टामिन क्या करता है? ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये आकर इस ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। हिस्टामिन्स ने आया, इसने ब्लड वेसल्स को डायलेट किया। अब जाहिर सी बात है फिर से वही सीन, जब ब्लड वेसल्स डायलेट हुआ तो पेरिफेरल एरिया में ज़्यादा टिश्यू जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू में ज़्यादा ब्लड जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है हिस्टामिन ने इस ब्लड वेसल्स को डायलेट किया। देखें, डायलेट करने के बाद जो ब्लड है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पेरिफेरल एरिया में, पेरिफेरल टिश्यू में जाने लग जाएगी। अब होता क्या है, यहाँ पर पेरिफेरल एरिया में ज़्यादा ब्लड गए तो वापस क्या ब्लड जा सकेगी, प्रॉपर ब्लड जहाँ पर राइट हार्ट को चाहिए, तो जाहिर सी बात है राइट हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगी, तो ब्लड की जो है वो जो रेगुलेशन है वो ख़राब हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगी, फिर लेफ़्ट हार्ट का जो आउटपुट है 5 लीटर वो डिस्टर्ब होगा। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ख़राब हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एनाफ्लेक्टिक शॉक, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टाइप जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का जो लास्ट टाइप है उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है क्या? अच्छा जी, अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है क्या? इसके भी जो रीज़न्स है, कॉजेज़ है, वो 3 हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम कॉज पढ़ें तो वो है कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट है क्या? हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो किसी कैविटी के अंदर है, ठीक है, कैविटी के अंदर क्या होता है, ये देखें, इस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है ये कैविटी है, ठीक है, और ये हमारा हार्ट है। अब क्या होता है, इस कैविटी के अंदर अगर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाए, ठीक है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाए या ब्लड जमा हो जाए, तो ये क्या करता है, ये कैविटी इस तरह अगर देखिए फ्लूइड ज़्यादा जमा हो गया, ये जो हार्ट को क्या करते हैं, इस तरह ऑब्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, हार्ट को
यूँ कंप्रेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। हार्ट जब कंप्रेस्ड हो जाएं तो इस तरह ज़ाहिर सी बात है, तो क्या ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो जाएगी, क्या हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड पंप कर पाएगी? नहीं ना। तो ज़ाहिर सी बात है, तो जो सिस्टम है हमारा, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, कार्डियक सर्कुलेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरे मायोकार्डियल हमारा जो सर्कुलेशन है, कार्डियक सर्कुलेशन, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा जमा हो गए। अब हार्ट जो है वो इस प्रॉपर हार्ट की तरह, जो हमारा हार्ट था उस तरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैविटी इंक्रीज़ हुई है। अब कैविटी जब इंक्रीज़ हो गई, हमें इतना ज़्यादा कैविटी नहीं चाहिए था। अब हार्ट जो है वो कंप्रेस्ड है, ठीक है, हार्ट बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है। तो हार्ट कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या वो ब्लड पंप कर पाएगा प्रॉपरली? नहीं ना। तो प्रॉपर जो ब्लड की जो पंपिंग है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए जी, मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक तस्वीर जो है, ये देखें, ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट है। ये क्या है, ये कैविटी है, ठीक है, ये हार्ट की कैविटी है। अब ये देखिए, यहाँ पर फ्लूइड या फिर ब्लड जमा होते गए, इसने क्या किया, इस हार्ट को कंप्रेस्ड किया। अब हार्ट जो है डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस्ड हुआ है हार्ट। तो यहाँ पर जो हार्ट की जो पंपिंग है ना, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। अब दूसरा कॉज क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है कि लंग्स के अंदर जो है वो एयर तो आ जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है, एयर आते जाएंगे, लेकिन वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर जमा होते जाएंगे, जिसकी वजह से फिर लंग्स जो है, लंग्स कंप्रेस्ड हो जाएंगे। यहाँ पर हार्ट कंप्रेस्ड हुआ, यहाँ पर लंग्स कंप्रेस्ड हुआ, दोनों का सेम है। वहाँ पर कैविटी में फ्लूइड जमा हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कैविटी में एयर जमा होंगे, जिसकी वजह से लंग कंप्रेस्ड हो जाएगी। अब ये देखें, ठीक है, बिल्कुल कार्डियक टेम्पोनेट की तरह ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल लंग है। ये देखें, ये कोलैप्स्ड लंग है। इसमें क्या हुआ, एयर आते गए, ठीक है, एयर आते गए। नॉर्मल क्या होता है, जब एयर आएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी ना, इस तरह। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एयर आते जाएंगे और यहाँ पर जमा होते जाएंगे। फिर क्या होता है, ये जो लंग है, लंग की जो है कोलैप्स्ड होगी, ठीक है, लंग कोलैप्स्ड होगी, कंप्रेस्ड होगी, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब हम लास्ट कॉज पढ़ेंगे, वो है मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, ठीक है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पहले एम्बोलिज्म है क्या, ठीक है, ये जाने कि एम्बोलिज्म है क्या, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स में, ठीक है, अगर यहाँ पर थ्रम्बस हो, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो, थ्रम्बस जिसको हम कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो, ये ही थ्रम्बस यहाँ से डिटेक्ट हो जाएँ, ठीक है, अलग हो जाएं, और फिर ये फ्रीली मूव कर सके यहाँ पर, उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है क्या, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है क्या, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी पर, ठीक है, वो जो एम्बोलिज्म था वो आकर यहाँ पर जमा हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉकेज कर लें। सपोज़ लेग के ऊपर थ्रम्बस था, वो लेग के ऊपर थ्रम्बस आता गया, फ्रीली मूव करता हुआ यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में आकर जमा हुआ, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पल्मोनरी आर्टरी में ये एम्बोलिज्म जमा हुआ, तो क्या हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हार्ट फेलियर होगा, और पल्मोनरी जो फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अच्छा जी, हमने पढ़ लिया आज का टॉपिक जो था शॉक, इसके टाइप्स हमने पढ़े, इसके कॉजेस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टेजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेजेस हैं, जाहिर सी बात है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर इलाज ना करें तो डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं, अगर प्रॉपरली इलाज करें, फ़ौरन इलाज करें तो कौन सा स्टेज होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।